हेलो एवरीवन, द स्ट्रगल बिगिंस चैप्टर नंबर 7 स्पेक्ट्रम की बुक का मॉडर्न हिस्ट्री में पार्ट 3 है ये हमारा। इससे पहले हमने ये स्लाइड्स कवर कर ली हैं, ठीक है, प्रीवियस पार्ट्स में। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पीडीएफ आप बोलते हैं, तो ये जो स्लाइड्स मैं दिखाती हूँ ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। ऑल्दो माई चैनल इज़ नॉट एज सच फेमस, ठीक है, लेकिन आप वहाँ से जाके ये स्लाइड्स ले सकते हैं। और अगर जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे ये वाली स्लाइड आ गई है आपके पास, तो इसके लिए आई प्रेफर यू टू ओपन योर स्पेक्ट्रम बुक एंड इफ़ वन don't have the spectrum book, please download the PDF of that which is easily available on the internet. Okay, so let us start with the Indian National Congress and its aim and objective. Okay, तो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। तो एक सॉलिड ग्राउंड जो है वो प्रिपेयर हुआ फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो आप सबको पता होगा किसके द्वारा जो है वो एस्टेब्लिश की गई, मतलब मेन आइडिया किसका था इसके पीछे आपको पता होगा उनका नाम, जो कि एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे, ठीक है, रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम था एओ ह्यूम, ठीक है, जिन्होंने मोबिलाइज़ किया था इंटेलेक्चुअल्स को कि कैसे हमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनानी चाहिए, ठीक है। और जो इसका फर्स्ट सेशन था वो कहाँ पे हुआ, और ये मैंने जो आपको मिल जाएगी मेरी वीडियो जिसके अंदर मैंने पूरी टाइमलाइन बता रखी है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो बॉम्बे के अंदर हुआ था और दिसंबर 1885 में, ठीक है, ये भी आपको पता होगा सब, ठीक है। और दो इसके और जो बहुत सारे जो इनके अंदर जो मेंबर्स थे उनमें दो इम्पोर्टेंट नेम आते हैं। उनका नाम है पहला सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा है आनंद मोहन बोस। तो ये जो है वो मेन आर्किटेक्ट्स माने जाते हैं किसके, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के इम्पोर्टेंट टू मेन आर्किटेक्ट टैक्स इनको बोला जाता है। तो जो फर्स्ट सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसको कितने लोगों ने अटेंड किया था, तो 72 डेलीगेट्स ने उसे अटेंड किया था एंड प्रिसाइडेड ओवर बाय द WC बनर्जी, ठीक है। बनाने वाले तो एओ ह्यूम थे, लेकिन फर्स्ट जो सेशन के प्रेसिडेंट थे वो थे आपके WC वमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो ये इनका नाम भी आप याद रखेंगे। और ये जो कांग्रेस थी ये एवरी जो है ईयर मिलती थी, एवरी ईयर मिलती थी ये, ठीक है। कब, दिसंबर के महीने में, ठीक है। कांग्रेस मेट एवरी ईयर इन द दिसंबर, ठीक है। डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज में ये ऑर्गेनाइज कराई जाती थी, ठीक है। और इनके जो प्रेसिडेंट थे वो भी अलग अलग होते थे, आपको पता ही होगा, ठीक है। उनमें जैसे दादा भाई नौरोजी जो थे वो 3 बार प्रेसिडेंट बनते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, फिरोज शाह मेहता, और ये सभी जो है गोपाल कृष्ण गोखले, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस, ठीक है, और भी काफ़ी सारे इनमें थे, ठीक है। तो अभी आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसको मैं रब कर देती हूँ। उसके बाद 1890 में जो है वो आपकी कादम्बिनी गांगुली जो है वो फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, उन्होंने एड्रेस किया कांग्रेस सेशन को एंड सिंबलाइज जो करता था कमिटमेंट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल को। तो यह बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कादम्बिनी गांगुली जो थी, इन्होंने जो कि फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थी, कहाँ से, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, ठीक है, इन्होंने एड्रेस की थी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, कांग्रेस सेशन को इन्होंने एड्रेस किया था, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे इनके प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, एसोसिएशंस होती हैं, न्यूज़पेपर लिटरेचर में भी काफ़ी इनके बारे में लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या थे ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। तो पहला दीज वर टू फाउंड द डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये आप नोट करते रहिएगा। तो क्या चीज़ फाउंड करने के लिए, डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट, पॉलिटिसाइज एंड पॉलिटिकली एजुकेट पीपल, सेकंड, पॉलिटिसाइज एंड पॉलिटिकली एजुकेट पीपल, तीसरा एस्टैब्लिश करना है हेड क्वार्टर फॉर द मूवमेंट,
प्रमोट करना है फ्रेंडली रिलेशन विद द नेशनल पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो प्रमोट फ्रेंडली नेचर रखना है अदर्स पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जो कि डिफरेंट पार्ट से आएंगे ऑफ द कंट्री। ठीक है, 5वां पॉइंट आपके पास है कि डेवलप करना है एंड प्रोपोगेट करना है एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। तो एंटी इंपीरियल या फिर कॉलोनियल आइडियाज़ को स्प्रेड करना है। ठीक है, फिर 6 पॉइंट आपके पास आता है कि यूनिफाई करना है लोगों को ओवर द कॉमन इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल प्रोग्राम। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपका 6th पॉइंट कि हमें यूनिफाइंग करना है, लोगों को यूनिफाई करना है किसके बेसिस पर, कॉमन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम। ठीक है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेसिस पर। उसके 7th पॉइंट आपके पास आता है डेवलप करनी है फीलिंग ऑफ द नेशनल यूनिटी, जैसे कि हमने पहले बात की है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कास्ट एंड प्रोविंस, क्योंकि आपको पता होगा कि कॉम्युनल जो इलेक्शंस हुए थे उसने जो है वो डिवाइड करने की कोशिश की थी। तो ये इसीलिए ही बनाई गई थी कि हमें यूनिफाई करना है इरिस्पेक्टिव ऑफ द कोई रिलीजन, कास्ट और प्रोविंस, सबको इकट्ठे लेके चलना है इन्होंने। ठीक है, तो यूनिटी, नेशनल यूनिटी की जो फीलिंग है उसको मोर सेपरेट करना है इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कास्ट एंड प्रोविंस। एंड 8th पॉइंट आपके पास आएगा कि केयरफुली प्रमोट एंड नर्चर द इंडियन नेशनहुड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 8th पॉइंट में यहाँ पे लिख देती हूँ कि प्रमोट करना है एंड नर्चर करना है इंडियन नेशनहुड। ठीक है, एक एक करके मैं ये सारी चीज़ें दोबारा से आपको बता देती हूँ। तो यहाँ से डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट फाउंड करना है, पॉलिटिसाइज एंड पॉलिटिकली एजुकेट करना है लोगों को, हेडक्वार्टर बनाना है मूवमेंट के लिए, प्रमोट करना है फ्रेंडली नेचर पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से आएंगे, एंटी कॉलोनियल या फिर एंटी इंपीरियल आइडियाज़ को सेपरेट करना है। ठीक है, और यूनिफाइंग करना है लोगों को ओवर द कॉमन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के थ्रू। और 7th पॉइंट आपके पास आएगा कि फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी लेके आनी है लोगों के बीच में इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कास्ट एंड प्रोविंस। एंड लास्ट पॉइंट आपके पास आएगा कि प्रमोट करना है और नर्चर करना है इंडियन नेशनहुड को। ठीक है, आई थिंक ये सब भी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है वॉज इट अ सेफ्टी वॉल्व। तो क्या ये सेफ्टी वॉल्व है? देयर इज़ अ थ्योरी, एक थ्योरी है इसके पीछे, दैट ह्यूम फॉर्म द कांग्रेस विद द आइडिया दैट इट वुड प्रूव अ सेफ्टी वॉल्व फॉर रिलीजिंग एंड ग्रोइंग द डिसकंटेंट ऑफ द इंडियंस। तो लास्ट में क्या होता है कि जो लॉर्ड डफरिन होते हैं, ठीक है, उन नोट टू ऑब्स्ट्रक्ट द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस। तो जो मॉडर्न हिस्टोरियंस थे उनके बीच में एक डिस्प्यूट आ जाता है कि आइडिया क्या ये सेफ्टी वॉल्व है या नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि इसके पीछे कहानी की तरह ही है ये कि मैं आपको बताती हूँ कि जो ह्यूम थे उनके हाथ में एक डॉक्यूमेंट लग जाता है। ठीक है, ह्यूम के हाथ में एक डॉक्यूमेंट लग जाता है जिसके बीच में उनको ये शक होता है कि ये जो है इंडियंस के खिलाफ काम कर रहे हैं जो ब्रिटिशर्स हैं। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा होता है। तो डफरिन सोचता है कि वो अब किसी के हाथ में लग गया है, और जो ह्यूम होते हैं उनको ये होता है कि हमें एक इंडियन नेशनल कांग्रेस बनानी चाहिए फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द लोकल पीपल्स जो कि भारत में है। ठीक है, उनके लिए कांग्रेस अलग से बनानी चाहिए और फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल उनके लिए काम करना चाहिए। ठीक है, इफ़ द इंडियंस हैव कन्विंस्ड such a body on their own, there would have been the unsurmountable opposition from the official such and the organization would not be allowed to form। तो ये भी मानना था कि अगर इंडियंस खुद से ये जैसे एओ ह्यूम का आइडिया था ये कि बनाई जाए, तो अगर इंडियंस खुद से ये ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो मे बी आगे जाके ये सरवाइव ना कर पाए। ठीक है, और क्या पता इसके ओपोजिशन में भी कुछ खड़ी हो जाएं ऑर्गेनाइजेशंस, तो ऐसा ये अलाउ नहीं कर सकते थे कि इंडियंस ओन ही मतलब अपने आप से ही खुद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए। तो बिपिन चंद का एक स्टेटमेंट है कि मतलब वो ऐसा ऑब्जर्व करते थे कि ये जो अर्ली कांग्रेस लीडर थे यूज्ड ह्यूम, जो वो ह्यूम को कैसा सोचते थे कि इन्होंने लाइटनिंग कंडक्टर का काम किया है, एज अ कैटलिस्ट आप बोल सकते हैं। मतलब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने के लिए इन्होंने एक एज अ लाइटनिंग कंडक्टर का काम किया है ह्यूम।
ह्यूम ने। ऐसा किनका मानना था? जो अर्ली लीडर्स थे, जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो, ठीक है। और ये बनाई किसके जाने के लिए थी? वही मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिमांड्स ऑफ द इंडियंस के, मतलब उनके वेलफेयर के लिए भी काम करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। और नेशनलिस्ट फोर्सेस को और ज़्यादा हमें सामने लेके आना है, इवन इफ द अंडर द गाइज ऑफ द सेफ्टी वॉल्व, ठीक है। अभी हम उसके आगे चलते हैं। ये एक छोटा सा था कि इसको सेफ्टी वॉल्व क्या यह था या नहीं था, तो उसके ऊपर ये छोटा सा पॉइंट था, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, इसको रब कर देती हूँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल वर्क ऑफ द मॉडरेट्स, जो कि 1885 से 1905 तक के इन्होंने काम किए, ठीक है। आपको याद होगा एक गरम दल के नेता थे और एक जो है वो मॉडरेट्स थे, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट्स एंड द मॉडरेट्स, ठीक है। तो अभी हम मॉडरेट्स देख लेते हैं। जो नरम दल के नेता थे वो कौन कौन से थे, तो जिनमें आपको इनके सबके नाम याद रखने हैं। तो दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, W.E. वाटचा, W.C. बनर्जी, जिन्होंने फर्स्ट मीटिंग जो है प्रिसाइड की थी, ठीक है, फर्स्ट सेशन प्रिसाइड किया था। उसके बाद S.N. बनर्जी, ठीक है। ये नॉमिनेट हुए थे कांग्रेस पॉलिसीज बनाने के लिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द स्ट्रॉन्ग बिलीवर, जो कि ये सब बिलीव करते थे लिबरलिज्म में एंड मॉडरेट्स थे ये सब, ठीक है। मॉडरेट पॉलिटिक्स को ये बिलीव करते थे। तो यहाँ पे आपके पास आता है लिबरलिज्म एंड मॉडरेट, तभी इन्हें नरम दल का नेता बोला जाता था, ठीक है। और दूसरी तरफ इनके मतलब जो दूसरे थे ग्रुप था वो एक्सट्रीमिस्ट थे, जिनको गरम दल का नेता बोला जाता था, जो चाहते थे कि बस हम कैसे भी वायलेंस करके, लड़ाई झगड़ा करके हम ले लेंगे, हम किसी के तरले नहीं करेंगे कि हाँ हमें ये दे दो। क्योंकि ये जो ये थे मॉडरेट्स थे, ये एप्लीकेशंस दे के, ठीक है, पैम्पलेट्स के थ्रू अपनी बातें मनवाना चाहते थे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट्स बिल्कुल अपोजिट थे उसके, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मॉडरेट अप्रोच की, जो कि हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हम एक एक पॉइंट आगे आगे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करें मॉडरेट अप्रोच की। तो इनकी ये जो अप्रोच थी मॉडरेट्स की, वो कैसी थी? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन किया करते थे, ठीक है। और ऑर्डिनरी जो है वो पॉलिटिकल प्रोग्रेस जो है वो किया करते थे। और मैं यहाँ पे साथ साथ लिख देती हूँ, पहला कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करते थे ये, ठीक है। एंड बेसिकली वांटेड टू जस्ट टू द इंडियंस एंड बट नॉट अवेयर ऑफ द रियल कंडीशन। ये बस यही चाहते थे कि मतलब ये एक बात ये भी आपको याद रखनी है कि ये नॉट रीच टू द लोकल पीपल, लोकल लोगों तक ये नहीं पहुंच पाए, ठीक है। इनके जो बड़े बड़े नेता थे वही आपस में बैठ के कहा करते थे कि हमें ये वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए बनानी है और हमें ये जाके अंग्रेज़ों को देना है। एक बात ये भी समझनी पड़ेगी कि ये अंग्रेज़ों को थोड़ा सा लिबरल समझते थे, ठीक है, तभी ये खुद भी लिबरल थे, ठीक है। और ये गवर्नमेंट को कैसे बातें अपनी इनकी डिमांड्स जो है वो कैसे मनवाया करते थे? रेजोल्यूशन डालकर, पिटीशन डालकर, मीटिंग्स कर कर, ठीक है। और इनकी जो डिमांड्स थी वो ग्रेजुअल होती थी, ठीक है, एकदम से ऐसे नहीं कि ये भी हमें चाहिए, ये भी हमें चाहिए, ये भी हमें चाहिए। ये कहते थे कि पहले एक फुलफ़िल कर दो, फिर दूसरी फुलफ़िल कर दो, ऐसे, ठीक है। और इनके जो मेन इनकी मेथोडोलॉजीज थी वो पहली थी कि स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन जो है वो होना चाहिए एंड नेशनल स्पिरिट होना चाहिए। देन एजुकेट एंड यूनाइट द पीपल ऑन द कॉमन पॉलिटिकल क्वेश्चन। पहला मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है, तभी हम कुछ ले सकते हैं ना अंग्रेज़ों से। ऐसे तो वो कहेंगे कि अगर तुम्हारे लोग ही नहीं चाहते, उनका ही कोई ओपिनियन नहीं है, तो फिर हम कैसे आपको देंगे, ठीक है। एंड जो सेकंड बात थी वो ये थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन था टू इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म इन इंडिया, वो किस लाइन्स पे था? विच लेड आउट बाय द नेशनलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश इन लंदन, क्योंकि जैसे लंदन में भी जो है वो 1899 में कांग्रेस जो है वहाँ पे बनी, विच हैज़ द इंडिया एज इट्स ऑर्गन। तो जो लंदन वाली कांग्रेस थी, जो भारत वाली कांग्रेस थी, उसका एक ऑर्गन था, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद
जो है आपके पास जो मॉडरेट लीडर्स थे वो बिलीव करते थे कि पॉलिटिकल कनेक्शंस जो हैं वो अच्छे होने चाहिए ब्रिटेन के साथ, तभी हमें कुछ अच्छा मिल पाएगा। एंड time was not ripe for the direct challenge to the British rule. Therefore, it was considered to be appropriate to try and transform the colonial rule to appropriate to a national rule. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे contributions of the moderate नेशनलिस्ट की। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा मॉडरेट अप्रोच क्या थी, उनमें मॉडरेट लीडर्स क्या कहते थे। ठीक है, उनको बस यही था कि हमें ट्रांसफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिशर्स, हमें उनकी हेल्प लेके आगे ग्रेजुअली बढ़ना होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, आई थिंक इसको मैं रब कर देती हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द मॉडरेट नेशनलिस्ट की। ठीक है, इसके अंदर ABCD पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट है इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। द अर्ली नेशनलिस्ट, जो अर्ली नेशनलिस्ट जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, RC दत्त हो गए, D वार्चा हो गए, तो ये सारे जो थे ये एनालाइज करते थे पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जैसे कि इन्होंने दादा भाई नौरोजी जी ने जो है वो आपकी ड्रेन थ्योरी भी दी। ठीक है, ये किसके लिए थी कि जो ब्रिटिश एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंडिया को, उसके ऊपर थी। ठीक है, और इन्होंने अपोज किया ट्रांसफॉर्मेशन को, जो कि सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए वो करते थे कि जैसे ब्रिटिशर्स कहते थे हम सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं भारत को, लेकिन वो क्या कर रहे थे कि यहीं से चीज़ें लाके बाहर मतलब बाहर ले जाते थे रॉ मटेरियल, और फिर हाई दामों पर यहाँ भारत में बेचा करते थे। तो मॉडरेट्स वर एबल टू क्रिएट ऑल इंडिया पब्लिक ओपिनियन दैट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज अ मेजर कॉज ऑफ इंडियाज पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। तो दादा भाई नौरोजी ने ये जो ड्रेन थ्योरी दी थी, वो समझ चुके थे कि जो ब्रिटिशर्स है वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसीलिए ये जो मॉडरेट्स थे इन्होंने ऑल इंडिया पब्लिक ओपिनियन की बात की कि हमें कैसे रोकना चाहिए, ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो और पुअर करी जा रहे हैं भारत को, और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और ज़्यादा आई जा रही है। तो फिर इन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हम जो है लैंड रेवेन्यू नहीं देंगे, आपका जो सॉल्ट टैक्स लगता है उसको भी एबॉलिश करो, एबोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स। ठीक है, वो फिर कहते कि इम्प्रूवमेंट करो वर्किंग कंडीशन ऑफ द प्लांटेशन लेबर। ठीक है, तो प्लांटेशन लेबर जो थी उनकी वर्किंग कंडीशन को सुधारा जाए, रिडक्शन किया जाए, जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है उसमें रिड्यूस किया जाए उसको, और जो एंगेजमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री था थ्रू टैरिफ प्रोटेक्शन एंड डायरेक्ट गवर्नमेंट एड भी जो है वो होनी चाहिए। तो ये सब बातें आपके पास आ जाती हैं इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म में। ठीक है, एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि जो ये मॉडरेट्स दादा भाई नौरोजी हो गए, आपके RC दत्त हो गए, D वार्चा हो गए, तो ये सारे जो हैं समझ इनको आ गई थी कि ड्रेन थ्योरी थी वो आपकी दी थी दादा भाई नौरोजी ने, इनको समझ आ गई थी कि जो ब्रिटिशर्स है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो मॉडरेट्स जो थे वो ऑल इंडिया पब्लिक ओपिनियन के लिए तैयार हो गए कि इनको भारतीयों को पता होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स की वजह से हम और भी जो है वो पॉवर्टी जो है इंक्रीज़ हो गई है और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आ गई है। तो इन्होंने ये डिमांड करना शुरू कर दिया कि हम लैंड रिवेन्यू जो है वो आपको नहीं देंगे, सॉल्ट टैक्स नहीं देंगे, उसको ख़त्म किया जाए। लेबरर्स जो प्लांटेशन लेबरर्स थे उनकी जो है वर्किंग कंडीशन को सुधारा जाए, मिलिट्री एक्सपेंसेस को जो है वो डिक्रीज़ किया जाए। ठीक है, ये सब बातें आपके आ जाती हैं इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म में। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड प्रोपेगेंडा इन लेजिस्लेचर। तो मैं इसको रब कर देती हूँ। अभी हम बात कर लेते हैं B पॉइंट की। तो इसमें आपके पास आता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया थी हैड नो रियल ऑफिसर पावर टिल, कब तक, 1920 तक इनके पास कोई रियल पावर नहीं थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की। हालांकि काम हो रहा था नेशनलिस्ट्स के साथ की हेल्प से, लेकिन आगे जाके जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो ये याद रखेंगे 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसके अंडर जो है आपकी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, जो कि मेन इसीलिए डिज़ाइन की जाती है टू डिस्गाइज द ऑफिशियल मेजर्स एज हैव बीन पास्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। तो इसमें जो इंडियन मेंबर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, 30 ईयर्स फ्रॉम द 1862 टू
मतलब 1861 में तो बनी ना, तो 1862 से लेके 1892 तक, मतलब इतने 30 ईयर्स के बीच में लेके इसमें जो इंडियंस की जो संख्या थी वो ओनली 45 इंडियंस जो है वो नॉमिनेट किए गए थे। मतलब इतनी कम संख्या जो है वो भारतीयों की थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से लोग इन्होंने शामिल किए थे, जिनके पास धन दौलत थी, ठीक है, जिनके पास ज़मीनें थी, जो कि लॉयल इंटरेस्ट के लोग थे, ठीक है। तो इसमें वेल्दी इंडियंस, लैंडेड इंडियंस और लॉयल इंटरेस्ट वाले लोगों को इंक्लूड किया गया था। लेकिन आगे जाके ओनली अ हैंडफुल ऑफ द पॉलिटिकल फिगर एंड इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स, जैसे कि सैयद अहमद खान हो गए, आपके वीएम मंडली हो गए, केएल नुलकर हो गए, तो ये भी जो है आगे जाके नॉमिनेट होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 1885 टू 92 में जो नेशनलिस्ट की डिमांड्स क्या रही। अभी हमने बात की कि कम लोगों को, कम भारतीयों, 45 भारतीयों को इंक्लूड किया गया। अब हम बात करते हैं कि इनकी डिमांड्स क्या थी। अब ये जो भारतीय थे ये भी तो डिमांड करेंगे ना। तो पहली बात इन्होंने की कि एक्सपेंशन होना चाहिए काउंसिल का, एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल्स, जिसमें ग्रेटर पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडियंस का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 45 ही थे ये लोग, ठीक है। तो ये डिमांड कर रहे थे इनको एक्सपेंड किया जाए। दूसरी बात की रिफॉर्म्स ऑफ काउंसिल, काउंसिल में रिफॉर्म होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मोर पावर टू द काउंसिल देनी चाहिए एंड ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए ओवर द फाइनेंस, ठीक है। तो पावर्स जो है वो इंक्रीज करनी चाहिए एंड ग्रेटर कंट्रोल होने चाहिए ओवर द फाइनेंस, ग्रेटर कंट्रोल ओवर द फाइनेंस, ठीक है। अब जो अर्ली नेशनलिस्ट थे ना वो वर्क करते थे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को लेके, जैसे कि डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट। तो इनकी डिमांड क्या थी कि हमें डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। इनकी जो डिमांड्स थी वो मैंने आपको पहले बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर बेस्ड थी, ठीक है, जो कि इन 1892 में जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू सामने आई, ठीक है। और जो इनके रिफॉर्म्स थे वो क्रिटिसाइज किए जाते थे एट द, मतलब जो ब्रिटिशर्स रिफॉर्म लेके आती थी उनको क्रिटिसाइज किया जाता था कांग्रेस सेशंस के अंदर, वेयर द नेशनलिस्ट मेड नो सीक्रेट ऑफ देयर डिससेटिस्फेक्शन विद देम, ठीक है। इसके अंदर ये क्या क्या डिमांड करते थे अब हम वो बात कर लेते हैं। तो मैं इसको रब कर देती हूँ। तो अभी हमारा यही चल रहा है पार्ट, ठीक है। तो पहली डिमांड थी कि मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड इंडियंस, तो इलेक्टेड इंडियंस जो है उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड इंडियंस। दूसरा कंट्रोल ओवर द बजट, दूसरा कंट्रोल ओवर द बजट, कंट्रोल ओवर द बजट, ठीक है, जिसके अंदर पावर टू वोट देनी है अपॉन एंड अमेंड द बजट। ये भी बातें होने लगी क्योंकि ये कहते थे कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि हम टैक्स नहीं देंगे अगर हमें इसमें रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए, ठीक है। ग्रेजुअली द स्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड जो है वो बढ़ने लगी। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और तिलक हो गए, ये जो है फिर तीनों के नाम आप याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और लोकमान्य तिलक जो थे, ये सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड काफ़ी ज़ोरों शोरों से करने लगे। और जैसे कि कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में भी सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो डिमांड की जा रही थी, ठीक है, उनके लोगों के द्वारा। तो कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया का ये एग्जांपल देने लगे। एंड आल्सो द लीडर्स लाइक मेहता हो गए, फिरोशा मेहता, गोखले, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसे बनानी चाहिए एंड कैसे सर्व करना चाहिए इसके बारे में ये बोला करते थे। उसके बाद ब्रिटिश जो थे वो यूज़ करते थे काउंसिल को फॉर द, कि कैसे हम जो है अपनी पॉलिसीज़ को मनवाएं, ठीक है, मतलब जो भी ये रिफॉर्म्स लाएं वो हम कैसे जो है वो सामने रखें। और वो एक दम से डीप थे टुवर्ड्स द, जो कि ये लेके आ रहे थे भारतीय जो रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहे थे वो उनके कानों तक जूं तक नहीं रेंगती थी, वो अपनी ही रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, ठीक है। और इवन की जो इनके ग्रीवेंसेस थी वो सुन ली जाती थी लेकिन उन पे इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं होता था। और जो क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज़ करते थे उनके लिए भी हार्श पॉलिसीज़ जो है वो लाई जाती थी, ठीक है। एंड दिस हेल्प जनरेटिंग द एंटी इम्पीरियलिस्ट सेंटिमेंट अमंग द पब्लिक। ये सभी कारणों से जब उनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी तो फिर वो एंटी इम्पीरियलिस्ट
सेंटिमेंट्स तो रखेंगे ही अपने मन में, और उसी सेम टाइम पे जो नेशनलिस्ट थे वो फेल हो गए थे टू वाइडन द डेमोक्रेटिक बेस ऑफ द मूवमेंट, क्योंकि अब जब वो बात ही नहीं मान रही, क्योंकि जो लीडर्स थे, मॉडरेट्स लीडर्स थे, वो अपने तरीके से रिफॉर्म लाना चाहते थे, और वो अंग्रेज थे वो बिल्कुल भी उनकी बात नहीं मान रहे थे। तो फिर अब उनकी जो पॉलिसीज़ थी, मॉडरेट्स की पॉलिसीज़ वो भी एक तरह से फेल होती दिख रही थी, ठीक है। एंड जो मूवमेंट था वो भी इतना ज़्यादा फेमस नहीं रहा था अमंग द मासेस, स्पेशली वुमेन्स नॉट डिमांडिंग द राइट टू वोट एट ऑल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सी पॉइंट की, जो कि हमारे पास है कैंपेन फॉर द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, ठीक है। आई थिंक आपको बी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम सी पॉइंट की बात करते हैं, कैंपेन फॉर द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स। तो इसके अंदर क्या मॉडरेट्स क्या लाना चाहते हैं? तो पहली बात कि इंडियनाइजेशन करना चाहते हैं ऑफ द, इंडियनाइजेशन ऑफ द स्पेलिंग देख लीजिएगा, ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस में जो है, जैसे आपको मैंने बताया था पहले भी कि जो सिविल सर्विसेज में जो है भारतीय बहुत कम जो है हाई पोजीशन पे रखे जाते थे, अगर रखे भी जाते थे तो उनको सैलरी बहुत कम दी जाती थी, और जो है उनको मतलब लो ग्रेड पोस्टें दी जाती थी, और जो ब्यूरोक्रेट्स थे जो हाई लेवल के थे उनको वो अंग्रेज ही हुआ करते थे, ठीक है। और पहले ये भी था कि बाहर जाके ही जो है वो पेपर दे सकते थे, लेकिन फिर उसको इंडिया में कंडक्ट करवाने की बात की गई। तो ये सब बातें जो है मॉडरेट्स चाहते थे, ठीक है। और दूसरी बात आपके पास आती है कि जो सेपरेशन ऑफ द जुडिशियल फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव फंक्शन, सेकंड इनके डिमांड थी कि सेपरेट कर दो जुडिशियल को फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तीसरी बात थी कि जो क्रिटिसिज्म होता है ऑफ एन ऑप्रेसिव एंड द टायरनिकल ब्यूरोक्रेसी एंड एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग जुडिशियल सिस्टम, उसको जो है रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि जो जुडिशरी थी उसके अंदर काफ़ी सारे केसेस आ जाते थे और उसकी वजह से वो कॉस्टली भी था और टाइम कंज्यूमिंग भी था, तो इसका क्रिटिसिज्म ये किया करते थे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपके पास आ जाता है कि इंक्रीज जो हो रहा था इन एक्सपेंडिचर मिलिट्री में, उसको रिड्यूस करने की बात की इन्होंने। पांचवा पॉइंट कि जो वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए एक्सपेंडिचर होना चाहिए, वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए उसको इंक्रीज करने की बात की, जैसे हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, इन पे आप ज़्यादा खर्चा करो इंस्टेड ऑफ द मिलिट्री में जो आप कर रहे हो, ठीक है। तो बेटर ट्रीटमेंट की बात की गई, वर्किंग कंडीशन जो है वो सुधारी जाए प्लांटेशन लेबरर्स की। तो ये सभी बातें जो कि हमने पहले भी की हैं, ठीक है। बेटर वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, ये सब बातें जो हैं इनकी डिमांड्स थी, ठीक है। ये किस में आती है आपके पास? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स के अंदर। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक और भी था कि जो क्रिटिसिज्म हो रहा था ऑफ एन क्रिटिसिज्म करते थे ये किस चीज़ का? एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी का, जो कि एनेक्सेशन ऑफ बर्मा, अटैक ऑन अफगानिस्तान, ये सब के ऊपर भी लागू कर रहे थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डी पॉइंट की, जो कि है हमारे पास डिफेंस ऑफ द सिविल राइट्स, ठीक है। तो ये डी पॉइंट पे आ गए हम, ये छोटा सा ही है। तो इसमें यही है कि राइट टू स्पीच, थॉट, एसोसिएशन एंड फ्री प्रेस की जो है आज़ादी देनी चाहिए। तो राइट टू स्पीच, थॉट, एसोसिएशन एंड प्रेस, मैंने आपको पहले भी बताया कि कैसे ये सेंसरशिप लगा देते थे, ठीक है। तो ये कंपेन किया जाता था भारतीयों के द्वारा कि हमें ये जो सेपरेट करना है मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को, तो वो किसके थ्रू होगा? प्रेस होगी तो होगा ना, ठीक है। तो डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स की बात आती है, जो कि इंटीग्रल पार्ट माना जाता है फ्रीडम स्ट्रगल का। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि अरेस्ट ऑफ तिलक को भी अरेस्ट कर दिया था, ठीक है। और नाथू ब्रदर्स को भी जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया था। ये सब जो है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस वाले चैप्टर में मैंने आपको क्लियरली पढ़ा रखा है, ठीक है। आप जाके वो भी देखिएगा। तो इसमें सिर्फ इतना सा ही आता है, ये 4 चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, एक ही टॉपिक हमारा रह गया है, तो ये है हमारे पास एन एवेल्यूएशन ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, ठीक है। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट्स है, वो अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम थोड़ा सा इसमें पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें दे रिप्रेजेंट द मोस्ट प्रोग्रेसिव फोर्सेस ऑफ द टाइम। तो प्रोग्रेसिव फोर्सेस ऑफ द टाइम जो है ये रिप्रेजेंट करते थे। सेकंड बात की वाइल्ड नेशनल
awakening of all the Indians having the common interest and the need of rally around the common program against the common enemy and feeling of belonging to the one nation. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये ऐसी एक मतलब यूनिटी बनाना चाहते थे, क्रिएट यूनिटी, कि जिनमें सभी जो भारतीय हैं, ठीक है, वो साथ आए टू क्रिएट द वननेस की फीलिंग जिसमें आ सके, ठीक है, वननेस की फीलिंग जिसमें आ सके, ठीक है. उसके बाद दे ट्रेन पीपल इन द पॉलिटिकल वर्क एंड मॉडर्न आइडियाज़ को सामने लेके आते थे, ठीक है, मॉडर्न आइडियाज़ को सामने लाते थे और ट्रेन करते थे पॉलिटिकल वर्क के लिए लोगों को, ठीक है. देन आपके पास आता है कि जो ब्रिटिशर्स का एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर जो है वो सामने लेके आते थे, नेचर ऑफ ब्रिटिशर्स, इसको सामने लेके आते थे सभी लोगों के, ठीक है. उसके बाद हार्श रियलिटीज़ जो थी वो भी सामने लेके आते थे लोगों के, ठीक है. एंड दे वर एबल टू एस्टैब्लिश द बेसिक पॉलिटिकल ट्रूथ दैट इंडिया शुड बी रूल्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियंस. वो चाहते थे कि ये जो भारत है वो भारतीयों के द्वारा ही रूल किया जाना चाहिए, ना कि ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है. तो इंडियंस का दबदबा ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए वो नेशन स्ट्रगल की तरफ बढ़ते चले गए. उसका सॉलिड बेस होना बहुत ज़रूरी है, सभी लोगों को एक साथ आना, सॉलिड बेस होना बहुत ज़रूरी है अगर हमने ब्रिटिशर्स से आज़ाद करवाना है भारत को, ठीक है, जिसके अंदर मास बेस्ड नेशनल मूवमेंट्स भी चलाए जाते हैं आगे जाके, ठीक है. लेकिन अभी हम बात करते हैं रोल ऑफ मासेस की, क्या आते हैं कि कैसे लोगों ने साथ दिया, ठीक है, रोल क्या रहता है इसके अंदर. तो मॉडरेट फेज के अंदर जो नैरो सोशल बेस था एंड मासेस प्लेड पैसिव रोल, ठीक है. तो इतने एक्टिव नहीं थे, जो कि एक्टिव होना चाहिए था वो नहीं थे लोग. यहाँ पे पैसिव रोल रहा है लोगों का. मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मॉडरेट्स थे वो आम जनता तक, बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुँच पाए. जो इनका सोशल बेस था वो ब्रॉड नहीं था, वो एक तरह से नैरो था, ठीक है. और जो नेशनलिस्ट थे उनको जो है लैक्ड पॉलिटिकल फेथ इन द मासेस. जो लीडर्स थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो मासेस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे, मतलब भरोसा नहीं था, ट्रस्ट नहीं था उनको, ठीक है. अगर ट्रस्ट ही नहीं है आपको आपकी मासेस पर, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आज़ाद करवा सकते हैं, ठीक है. मासेस वर जनरली इग्नोरेंट. वो ये जो लोग थे ये इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इग्नोरेंट थे, और बिल्कुल भी इन तक बातें नहीं पहुंचती थी कि कैसे जो है वो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बाय द ब्रिटिशर्स. और जो इनके ख्यालात थे, ठीक है, जो इनके आइडियाज़, थॉट्स थे, वो बहुत कंजर्वेटिव थे, ठीक है. इस वजह से भी जो है मासेस का रोल ज़्यादा नहीं पहुंच पाया. और जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लोगों का होना चाहिए था, जिसकी वजह से फ्रीडम स्ट्रगल इनको मिल पाता, वो नहीं दिखा इनके अंदर, ठीक है. तो लैक था ऑफ मास पार्टिसिपेशन का, बिल्कुल भी लोगों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया. एंड मॉडरेट्स कुड नॉट टेक मिलिटेंट पॉलिटिकल पोजीशन अगेंस्ट द अथॉरिटीज़. स्टिल द अर्ली नेशनलिस्ट रिप्रेजेंटेड द इमर्जिंग इंडियन नेशन अगेंस्ट द कॉलोनियल इंटरेस्ट. अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 की, जो कि हमारे पास आता है एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट. अब लोगों ने तो ज़्यादा साथ नहीं दिया, तो अब बात कर लेते हैं कि साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो इग्नोरेंट थे, कंजर्वेटिव नेचर के थे और इलिटरेट थे, लैक था ऑफ मास पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा था. अब हम बात करते लेते हैं एटीट्यूड क्या रहा गवर्नमेंट का, ठीक है. इसको रब कर देती हूँ, ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया है. तो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट जो थी वो हॉस्टाइल नेचर की थी टुवार्ड्स द कांग्रेस. बिगनिंग में जो है वो मॉडरेट्स की बातें थोड़ी बहुत ही सुन लेती थी एंड ज़्यादा जो एम्फसाइज वो दिया करती थी कि जो लॉयल रहेगा ब्रिटिश क्राउन, लॉयल्टी की बात करती थी, जो लॉयल रहेगा ना ब्रिटिश क्राउन की, तब हम आपकी बात सुनेंगे, अदरवाइज वो बात नहीं सुना करते थे, ठीक है. उसके बाद ये ऐसा माना करते थे कि द गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू ओपन द कंडेमनेशन ऑफ द कांग्रेस, कॉलिंग द नेशनलिस्ट सेडिशन ब्राह्मण्स. वो कांग्रेस को क्या बोलते थे, कांग्रेस के बारे में क्या बोला करते थे ये, कि ये एक सेडिशियस ब्राह्मण्स है इसके अंदर, ठीक है, डिसलॉयल बाबूज हैं. एंड डफरिन तो कांग्रेस को एक फैक्ट्री ऑफ सेडिशन बोला करता था. तो डफरिन का क्या मानना था, कांग्रेस के बारे में इसके क्या ख्यालात थे
कि ये एक फैक्ट्री है ऑफ सेडिशन। फिर गवर्नमेंट जो है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी सामने लेके आती है। तो ऐसा एटीट्यूड था, डिवाइड एंड पॉलिसी, फूट डालो और राज करो, ठीक है, ऐसा इसका गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद लेकिन कुछ ऐसी बात तो नहीं है कि अब ये डिवाइड एंड पॉलिसी की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेके आएंगे और जो भारतीय हैं वो चुप बैठे रहेंगे। लेकिन इनके खिलाफ भी कुछ रिएक्शनरी एलिमेंट्स जैसे सर सैयद अहमद खान, राजा शिव प्रसाद सिंह जो कि बनारस के थे, इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई। ये भी पूछा जा सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन टू काउंटर द कांग्रेस प्रोपेगेंडा। तो ये किसके द्वारा करवाई गई? सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह। कहाँ के थे ये? बनारस के, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती थी? कैरेट एंड स्टिक के फॉर्मूले से। उनकी पॉलिसी कैरेट एंड स्टिक की थी, ये भी आप याद रखेंगे। पिटेड द मॉडरेट्स अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, बट द गवर्नमेंट फेल टू चेक द राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म। तो चाहे ये जो नरम दल के नेता थे, जो मॉडरेट्स थे, इनकी कैसी भी पॉलिसीज़ रही, लेकिन एक नेशनलिज्म की भावना वहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी। ऐसा शायद ब्रिटिशर्स फेल हो गए थे इसको जज करने के लिए, क्योंकि आगे जाके फिर जब एक्सट्रीमिस्ट आ जाते हैं तो नेशनलिज्म की भावना एकदम से बहुत ही बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।